मैं महेश कुमार स्वामी, रसायन विज्ञान व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगावी भरतपुर से। सबसे पहले तो मैं अपने उन छात्रों और स्टूडेंटों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स किया और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे कुछ पिछले वीडियो में दोस्तों का सुझाव आया था कि सर आवाज़ गूंज रही है वीडियो के अंदर, तो बताना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मल मोबाइल से शूट किया गया वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 17 दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं एक विशेष बात और बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर इस टॉपिक को पूरा समझाऊंगा। इसका एक प्लस पॉइंट आपको ये रहेगा कि इस लेसन के आपकी बुक की पीडीएफ तथा इस लेसन के नोट्स आप नीचे लिखे हुए नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वहां से मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आते हैं हम टॉपिक पे। पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन का मतलब हुआ कि दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायनों के बारे में हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहले बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने? औषधि, जिसको आप बोलते हो मेडिसिन। औषधि का मतलब सीधा सा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो रोगों के निदान व उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? औषधि। तो सीधी सी बात है कि वे रासायनिक पदार्थ जो रोगों के निदान व उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे आपने क्या नाम दिया? औषधि। अब औषधियों में हम पढ़े तो सबसे पहले औषधि कौन सी आती है? पीड़ाहारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाल्जेसिक। नाम से ही स्पष्ट है, पीड़ा को कम करने के लिए। तो पीड़ाहारी औषधि मतलब वे रसायन जो पीड़ा अर्थात दर्द को कम करती है, उसे बोलते हैं पीड़ाहारी औषधि। इस पीड़ाहारी औषधि को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 मैंने नाम दिया है स्वापक और नंबर 2 दिया है अस्वापक। स्वापक औषधि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नार्कोटिक्स। और अस्वापक को बोलते हैं नॉन नार्कोटिक्स। तो पहले हम कौन सी औषधि के बारे में बात करते हैं? स्वापक। स्वापक औषधियों की विशेष बात है कि इन औषधियों के सेवन से व्यक्ति को निद्रा व अचेतना उत्पन्न होने लगती है। जो स्वापक औषधि है, जब हम इनका सेवन करेंगे तो व्यक्ति को क्या होती है? निद्रा आने लगती है और अचेतना होती है। एक बात और है कि अगर इन औषधियों का हम लगातार सेवन करते हैं तो व्यक्ति इनका आदी हो जाता है। क्या होता है इसका? आदी। इसके अलावा स्वापक औषधियों का उपयोग हम तभी करते हैं जब हमें तेज और अत्यधिक दर्द अनुभव हो, असहाय पीड़ा होती है, वहां पर स्वापक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और स्वापक औषधि होती है, उसके उदाहरण की बात करें तो नंबर 1 मॉर्फिन, नंबर 2 कोडीन और नंबर 3 मैंने लिखा है हेरोइन। तो याद रखना कि स्वापक औषधियों के प्रकार क्या है या उदाहरण जो हमने लिखे हैं मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि पीड़ाहारी औषधि, पीड़ाहारी औषधि का मतलब पीड़ा को कम करने के लिए। नंबर 1 आती है स्वापक। स्वापक को क्या नाम दिया? नार्कोटिक्स। स्वापक औषधि को लेने से व्यक्ति को निद्रा और अचेतना उत्पन्न होती है। लगातार सेवन करने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः तेज या अत्यधिक दर्द में किया जाता है। मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन इसके एग्जाम्पल है। अब इसकी दूसरी औषधि का नाम दिया गया आपको, दूसरा प्रकार इसका अस्वापक। अस्वापक औषधियों की विशेष बात है कि इनका सेवन करने से व्यक्ति को निद्रा उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात, लगातार जब हम इन औषधियों का सेवन करते हैं तो हम इसकी क्या नहीं होते? आदि नहीं होते। इसके अलावा ये औषधियां जबरनाशी होती है। जबरनाशी का मतलब है इन औषधियों का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। बुखार को कम करने के लिए भी इन औषधियों का उपयोग किया जाता है।
तो अस्वापक औषधियों के दो एग्जाम्पल हमने नॉर्मली बहुत सुने, मेडिसिन भी लिए। पहला नाम दिया गया एस्प्रिन और दूसरा नाम दिया गया पैरासिटामोल। आप सबने नाम सुना है एस्प्रिन और पैरासिटामोल। एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब आप जानते हो कि बेंजोइक अम्ल का मतलब होता है बेंजीन वाले के ऊपर COOH और नंबर 2 पर ये समूह एसिडॉक्सी OCOCH3। तो ये एस्प्रिन की संरचना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एस्प्रिन की संरचना बनाना। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल की बात करें तो पैरासिटामोल का जो रासायनिक नाम होता है वो है 4-एसिटोमिडोफिनोल। फिनोल का मतलब होता है बेंजीन वाले के ऊपर OH और 4 नंबर पर 1 2 3 4 NaCO3। ये संरचना किसकी है? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को हम शॉर्ट में बोलते हैं PCM। हम बहुत बार डॉक्टर को दिखाने गए होंगे और वहां पे लिखा होता है PCM। तो PCM का मतलब है पैरासिटामोल। ये नहीं होता कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं करके आप आए। अब हम बात करें कि जब एग्जाम में नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछ लिया जाता है कि स्वापक और अस्वापक औषधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नॉर्मली आप अंतर लिख सकते हो। नंबर 1 कि स्वापक औषधि को लेने पर व्यक्ति को नींद आती है, अस्वापक औषधि को लेने पर व्यक्ति को नींद नहीं आती है। दूसरा, स्वापक औषधि को लेने पर व्यक्ति का आदी हो जाता है, अस्वापक औषधि को लेने पर व्यक्ति की आदत नहीं होती है अतः उनकी हैबिट नहीं होती। तीसरा, नॉर्मली जो स्वापक औषधियां होती है वो अत्यधिक तेज दर्द में या ऐसा है दर्द में इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्वापक औषधियों का प्रयोग है कंकाली पीड़ा, हाथ पैर दुखते हैं कंकाली पीड़ा के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन। इसका एग्जाम्पल एस्प्रिन और पैरासिटामोल। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि एस्प्रिन औषधि को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए? एस्प्रिन औषधि को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए? तो याद रखना है कि अगर एस्प्रिन औषधि को आपने खाली पेट लिया तो इस एस्प्रिन औषधि का जलावृद्धन हो जाता है, जिससे सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और ये सैलिसिलिक अम्ल जो बनता है वो आमाशय की दीवारों में घाव उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न करता है? घाव। इस कारण से एस्प्रिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो ये अपनी पहली औषधि कौन सी हो गई? पैराहारी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक में दूसरी औषधि, नाम लिखा नहीं, प्रशांत। प्रशांत की बात करें तो सबसे पहले अपने माइंड में ये होना चाहिए कि वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग मानसिक रोगों के उपचार और निदान में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रशांत। सिंपल से मानसिक रोगों के उपचार में निदान में किया जाता है। सबसे विशेष बात है कि जो प्रशांतक औषधियां होती है वो तंत्रिका कोशिका पर अपना प्रभाव डालती है। इस कारण से इसको नाम दिया गया है तंत्रिका सक्रिय औषधियों। क्या होती है? तंत्रिका सक्रिय औषधियां। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो नाम कौन से लिखना है यहाँ पे? मेप्रोबेमेट, इक्वेनिल, क्लोरडाइजेपोक्साइड। इंग्लिश नाम में थोड़े से डिफिकल्ट है, बार बार पढ़ोगे तब जाके आपको याद होंगे। तो नाम क्या थे? मेप्रोबेमेट, इक्वेनिल और क्लोरडाइजेपोक्साइड। इसके बाद हम बात करें कि एक पदार्थ और होता है जिसको बोलते हैं बार्बिटरेटिक अम्ल। तो जो बार्बिटरेटिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बार्बिट्रेट्स। और ये जो बार्बिट्रेट्स होते हैं इनका उपयोग नींद की गोलियों में किया जाता है। जो नींद की गोलियां होती है उनका मुख्य घटक ये होता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखा है वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल। वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल। इसके बाद हम तीसरी औषधि
की बात करेंगे। तीसरी औषधि, तो अब नंबर 3 औषधि की बात करते हैं। नंबर 3 पे क्या लिखा हमने, प्रति सूक्ष्म जीवी। प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि की जब हम बात करें तो इस औषधि का मतलब होता है कि यह औषधि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने और उन्हें नष्ट करने के काम में आती है। नाम से समझे, प्रति सूक्ष्म जीवी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने और नष्ट करने के लिए हम जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिजैविक, नाम सुना, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। सबसे पहले विशेष बात इसकी ये है कि ये सूक्ष्म जीवों द्वारा तो उत्पन्न होती है, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनती है और उन्हीं को नष्ट करने का कार्य करती है। अर्थात सूक्ष्म जीवों से ही हम इसको बनाएंगे और उन्हीं के लिए उनको नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, किसने इसका निर्माण किया और किससे किया, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, नाम क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम कवक ही पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पेनिसिलिन औषधि बनाई। कौन सी औषधि, पेनिसिलिन औषधि बनाई, जिसे प्रथम प्रतिजैविक औषधि कहा जाता है। तो याद कर लेना कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, पेनिसिलिन। किससे बनाई गई, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। अब क्या होता है कि जो प्रतिजैविक औषधियां होती है वो जीवाणुओं पर किस प्रकार इफेक्ट करती है, किस प्रकार प्रभाव डालती है, उसके आधार पर हमने इसको यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 जीवाणुनाशी, दूसरा होता है जीवाणुरोधी। अब जीवाणुनाशी का मतलब नाश करने वाली, तो वे औषधियां जो जीवाणु को नष्ट कर देती है उससे आप क्या बोलते हैं, जीवाणुनाशी। एग्जाम्पल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीवाणुनाशी औषधि का एग्जाम्पल एक तो है पेनिसिलिन, दूसरा ओफ्लोक्सासिन। ओफ्लोक्सासिन किसी को रिपीट कर रहा हूँ, मेडिसिन के नाम थोड़े से टफ है, इसको नोटबुक में बार बार लिखकर याद करोगे तब तो याद रहेंगे, नहीं तो रात को बड़े सुबह बिल्कुल साफ रहेंगे। बात से जीवाणुनाशी जो जीवाणु को नष्ट करती है, एग्जाम्पल पेनिसिलिन और ओफ्लोक्सासिन। दूसरा जीवाणुरोधी, अर्थात ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। क्लोरेन, फेविकोल, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। जीवाणुरोधी के एग्जाम्पल याद रखना, क्लोरेन, फेविकोल, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। तो ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि दो जीवाणुनाशी या जीवाणुरोधी औषधियों के दो उदाहरण दीजिए। अब आगे बात करें, यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से पहले अगर हम थोड़ी सी बात करना चाहिए, आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि जो जीवाणु होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। जीवाणु को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनके अभिनंदन के आधार पर, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। तो जीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, इनकी एक परास होती है, उस परास के लिए एक शब्द लिया है यहाँ पर, क्या, स्पेक्ट्रम। क्या ये स्पेक्ट्रम। तो इसी स्पेक्ट्रम के आधार पे हमने इन जीवाणुओं को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला आता है विस्तृत, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड, तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु। दूसरा आता है संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु, संकीर्ण का नेरो। और तीसरा शब्द लिखा है सीमित स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु। अब विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु का मतलब होता है कि यह औषधि है वो चाहे ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हो या ग्राम नेगेटिव जीवाणु हो, सभी परास पर कार्य करते हैं,
विशुद्ध का मतलब सभी पदार्थ को कार्य करती है, इस कारण से इसको नाम दे दिया गया विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु, अर्थात ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर कार्य करें। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूछे जाते हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, इसे रिपीट कर रहा हूं, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। दूसरा हमने पढ़ा था संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब कम का मतलब या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव। एक ही परास के या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एक ही परास के जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्लोरेनफेनिकोल। फिर बात करें जो एक सीमित रोग या एक सीमित जीवाणु पर कार्य करता है, सीमित है तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, एक केवल एक सीमित रोग या जीवाणु पर कार्य करे, उसका एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, पेनिसिलिन जी। किसकी बात की है, पेनिसिलिन जी की। अब थोड़ा सा भी बात करना चाहूंगा कि पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट औषधि है। तो पेनिसिलिन जो औषधि होती है वो 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो औषधि होती है वो कौन सी आपकी, पेनिसिलिन जी। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा गया है, पेनिसिलिन औषधियों का अर्ध संश्लेषित रूप बताइए। पेनिसिलिन औषधियों का अर्ध संश्लेषित रूप, तो याद रखना कि आपने यहां 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। ये दोनों के दोनों पेनिसिलिन औषधि के, किसके, केवल पेनिसिलिन औषधि के अर्ध संश्लेषित रूप में बहुत बार कॉम्पिटिशन क्लास में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन औषधि के अर्ध संश्लेषित रूप कौन से हैं। तो याद रखना है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। तो इस प्रकार से हमने प्रतिजैविक औषधि के बारे में पढ़ा। अब इसी का दूसरा रूप आता है पूर्तिरोधी। दूसरा हमने क्या लिखा है, पूर्तिरोधी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसेप्टिक। नाम से हमने सुना है, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि जब कोई अपने चोट लग जाती है हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम लगा। तो याद रखें पूर्तिरोधी है, एंटीसेप्टिक का मतलब ये भी जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि जीवित उत्तक मतलब अपनी त्वचा पर इनका कोई नुकसान नहीं होता है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम है या एंटीसेप्टिक जो दवाइयां होती है वो जीवित उत्तकों पर इनका कोई नुकसान नहीं होता है, अर्थात जीवित उत्तकों पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब 3-4 प्रश्न एग्जाम आते हैं। आपने नाम सुना है डेटोल। डेटोल भी एक क्या होता है, एंटीसेप्टिक। डेटोल भी क्या होता है, एंटीसेप्टिक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटोल किन 2 पदार्थों का मिश्रण होता है। तो पहले बात की डेटोल क्या है, पूर्तिरोधी, एंटीसेप्टिक होता है और ये 2 पदार्थ क्लोरो जाइलिनोल तथा टर्पिनिओल से मिलकर बना होता है। क्लोरो जाइलिनोल और टर्पिनिओल। तो हम कहेंगे डेटोल एक पूर्तिरोधी होता है जो क्लोरो जाइलिनोल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण होता है। अब इनकी संरचना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्लोरो जाइलिनोल तो याद करने के बेंजीन वाले हैं, बेंजीन वाले के ऊपर OH तो फिनोल हो जाता है और यहाँ पे एक Cl और इसके दोनों तरफ CH3 जुड़ा होता है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, क्लोरो जाइलिनोल की। अब हम बात करें किसकी, टर्पिनिओल। टर्पिनिओल की बात करें तो टर्पिनिओल की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना है कि बेंजीन वाले के ऊपर एक CH3 होता है, फिर नीचे यहाँ एक कार्बन होगा, इस कार्बन से 2 CH3 और एक OH जुड़ा होगा। तो अपने को संरचना बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, याद रखना कि डेटोल एक पूर्तिरोधी है जो क्लोरो जाइलिनोल और टर्पिनिओल का मिश्रण होता है। अब आगे हम बात करें, अगला जो इसी का एग्जाम्पल है साबुन। प्रश्न आता है कि साबुन में पूर्तिरोधी अर्थात एंटीसेप्टिक गुण बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो याद रखना है क्या मिलाते हैं,
बाईथायो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबुन में प्रतिरोधी गुण बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? बाईथायोनल। स्ट्रक्चर में यहाँ बना दिए, दोनों पर बेंजीन वाले और थायो का मतलब एस आता है, तो एस से दोनों बेंजीन वाले जुड़ी हुए, दोनों इधर भी 2 CL, उधर भी 2 CL और यहाँ पर OH। तो साबुन में क्या? बाईथायोनल। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि आयोडीन का टिंचर क्या है। पहली बात तो आयोडीन का टिंचर होता है वो एक परवल प्रतिरोधी होता है। आयोडीन का टिंचर एक परवल प्रतिरोधी होता है। इसको बनाने का तरीका यह है कि आयोडीन का एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 2 से 3% मिले। आयोडीन का एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 2 से 3% मिलियन आयोडीन का टिंचर कहलाता है, जो एक परवल प्रतिरोधी होता है, जो घावों पर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला शब्द और लिखा मैंने बोरिक अम्ल। पहले बात हम बोरिक अम्ल का तनु विलयन लेते हैं। बोरिक अम्ल का तनु विलयन आंखों के लिए, इसके लिए आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। बोरिक अम्ल का तनु विलयन, बोरिक अम्ल का तनु विलयन आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता। इस प्रकार से हमने प्रति सूक्ष्म जीवी में 2 औषधियां, प्रतिजैविक और प्रतिरोधी औषधियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद अब अपनी नेक्स्ट जो औषधि है नंबर 4 पे हम आते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रतिस्टेमिन या प्रति एलर्जी। तो प्रति एलर्जी औषधि को हम प्रतिस्टेमिन औषधि कहते हैं। अब नाम से पता है प्रति एलर्जी का मतलब जिन औषधियों का उपयोग एलर्जी को नष्ट करने के लिए, एलर्जी कम करने के लिए किया जाता है, उसे प्रतिस्टेमिन या प्रति एलर्जी औषधि कहते हैं। अब यहाँ याद रखना है, अपने शरीर में जो एलर्जी उत्पन्न होती है वो कौन से रासायनिक पदार्थ के कारण होती है? स्टेमिन। अपने शरीर में जो एलर्जी उत्पन्न होती है वो किसी कारण, स्टेमिन के कारण होती है। अब प्रश्न बनेगा कि प्रतिस्टेमिन औषधियों के एग्जाम्पल दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल है ब्रोमफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन। दूसरा टरफेनाडिन, टरफेनाडिन। तीसरा डाइफेनिल हाइड्रामीन, डाइफेनिल हाइड्रामीन। और चौथा क्लोरफेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन। फिर से कह रहा हूं, प्रतिस्टेमिन या प्रति एलर्जी औषधि वे रासायनिक पदार्थ जो एलर्जी को कम करते हैं उन्हें प्रतिस्टेमिन औषधि कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रोमफेनिरामिन, टरफेनाडिन, डाइफेनिल हाइड्रामीन और क्लोरफेनिरामिन। इसके बाद नेक्स्ट जो औषधि का प्रकार आता है वो आता है प्रति अम्ल। इंग्लिश में नाम दिया एंटासिड। शॉर्ट में बात करें, वे औषधि जो आमाशय की अम्लीयता को कम करती है, जो औषधि आमाशय की अम्लीयता को कम करती है उसे प्रति अम्ल औषधि कहते हैं। यहां से मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा आपका कि आप जानते हो कि आमाशय की स्थिति इस प्रकार से होती है आकृति, इसमें झटपट ग्रंथि के द्वारा HCl का स्राव होता है। जब हम बहुत बार चाय, कॉफी या कुछ इस प्रकार के पदार्थों का ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो अपने शरीर आमाशय के अंदर HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे हमें लगता है कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको कम करने के लिए प्रति अम्ल, जो अम्ल को कम कर दे, उन औषधि को प्रयोग किया जाता है। उसको नाम दिया प्रति अम्ल। तो शॉर्ट में आप आमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे प्रति अम्ल औषधि कहते हैं। पहले प्रति अम्ल औषधियों के रूप में आपने नाम सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीज डाइहाइड्रोक्साइड फॉर्मूला लिखा है MgOH और ट्वाइस का प्रयोग किया जाता है। ये क्षार होता है। तो आमाशय की अम्लता को कम करने के लिए पहले इसका प्रयोग करते थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
लेकिन ये क्षार तो ये क्या करता है, आमाशय में अम्ल क्षार से क्या हो जाते, उदासीन। तो हमारे आमाशय की अम्लता कम तो हो गई, लेकिन जिस कारण से अम्ल का उत्पादन ज्यादा हो रहा उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए फिर नई औषधियां बनाई गई। तो वर्तमान में प्रत्याम्ल औषधियों के रूप में सिमेटिडिन, रेनिटिडिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सिमेटिडिन, रेनिटिडिन और हाल ही में इनको भी प्रयोग आने लगा है ओम्प्रेजोल, लेंसोप्रेजोल। अब बात करते हैं इसकी लास्ट औषधि और बताइए प्रतिनिषेचक औषधि। प्रतिनिषेचक औषधि इसका मतलब ये होता है वे औषधियां जो जनन क्षमता में कमी लाती है। जनन क्षमता में कमी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हम जिन गोलियों का प्रयोग करते हैं उनका बोलते हैं प्रतिनिषेचक औषधियां जो जनन क्षमता में कमी लाती है। और ये जो गोलियां हैं, प्रतिनिषेचक औषधि की जो गोलियां होती है वो संश्लेषित हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न होते हैं। जो गोलियां बनती हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के व्युत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सोयाबीन, मटर का तेल, गाजर के बीज और बिनोले का तेल, ये भी प्रतिनिषेचक औषधि के रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मटर का जो तेल होता है उसमें प्रतिनिषेचक औषधि वाले गुण किस रासायनिक पदार्थ के कारण पाए जाते हैं। तो नीचे नाम लिखा कि मटर का तेल जो रासायनिक गुण है वो इसके कारण मेटा जाइलो हाइड्रोक्विनोन का नाम मेटा जाइलो हाइड्रोक्विनोन। तो बच्चों अब हम बात करें, इस प्रकार आपने इस पाठ के अंदर दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली औषधियों के बारे में पढ़ा। तो जितनी भी औषधियां थी वो अपने सिलेबस में थी, वो मैंने आपको डिटेल से यहाँ समझा दी है। पूरा आप इसमें यहाँ से नोट भी कर सकते हो। इसके अलावा जितना मैंने पढ़ा दिया है, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए या अभी क्या मार्केट में बुक अवेलेबल ना हो पा रही लॉकडाउन के कारण, तो इस चैप्टर की बुक की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अपना इसके आगे का वीडियो आपके नेक्स्ट में जरूर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।